कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते, और फिर सब कुछ वैसा होता है जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आप देख रहे हैं द स्केयर टीवी, और मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने सभी साथियों का उस जगह पर जहां डर कहानियों से नहीं, आपकी सांसों से जुड़ता है। आज की कहानी एक पति पत्नी से शुरू होती है। आर्यन और अन्वी जो प्यार के कुछ पल बिताने जंगल निकले थे, मगर उन्हें क्या पता था, उस जंगल में सिर्फ पेड़ नहीं, एक ऐसा शाप भी छिपा है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। कौन है वो जो पत्तों की सरसराहट के पीछे सांस ले रहा है? क्या वो जानवर है या कोई और? यह जानने के लिए आपको यह कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं उस दिल को छू लेने वाली कहानी को, जो डर की एक नई परिभाषा लिखने जा रही है। जंगल के पास बसा वो छोटा सा गांव अपनी सादगी, अपने पहाड़ी सन्नाटे और शाम को दूर से सुनाई देने वाली मध्यम बांसुरी की धुनों के लिए मशहूर था। गांव के पहाड़ों के पीछे जब सूरज अपनी थकी हुई सांझ समेटता था और धरती के माथे पर हल्के सुनहरे रंगों की राख बिखेर देता था, तब उस वीरान ढलान पर दो जोड़ी आंखें अक्सर आकाश के बदलते रंगों को यूं देखती थीं जैसे उनकी जिंदगी भी हर दिन सूरज के साथ कुछ कहकर चली जाती हो। वो आंखें थीं आर्यन और अन्वी की, जो गांव के सबसे पुराने मकान के पिछवाड़े बने एक मिट्टी के आंगन में बैठकर दुनिया की सबसे छोटी और सबसे सच्ची कहानियां बिना शब्दों के सुना करते थे। दो दिल जो एक दूसरे की हंसी में जीवन की पूरी कविता पढ़ते थे, और जिनके लिए यह छोटा सा गांव किसी महल से कम न था। हाँ, दिन छोटे थे, पर कहानियां लंबी और सपने दूर तक चलते थे। वो दोनों ऐसे नहीं थे कि शहरों की ऊंची इमारतों की तरफ देखते, ना ही सपनों की कोई भीड़ थी उनके पास। उनकी जिंदगी का नक्शा उन टूटी हुई पगडंडियों से होकर गुजरता था जहां धूल उड़ती थी, जहां दूध वाले के बैलों की घंटियां बजी करती थीं, और जहां शाम होते ही सब कुछ थम जाया करता था, सिवाय उनके दिलों की धड़कनों के, जो एक दूसरे में जैसे सांस लेती थी। और एक दिन ऐसे ही दोपहर की ढलती धूप में अन्वी ने कहा, चलो ना आर्यन, जंगल की ओर चलते हैं, बहुत दिन हो गए। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा वो चमक जो अब भी बचपन जैसी थी, जिसमें हर डर, हर थकान खो जाया करती थी, बस यूं ही बिना किसी कारण, बस हवाओं में बहते हुए। वो दोनों निकल पड़े। जंगल की वो शुरुआत जैसे किसी रहस्य की सीमा हो, जहां पेड़ों की जड़ें जमीन के भीतर नहीं, आसमान से लटकती प्रतीत होती थीं, और हर डाल ऐसी कि जैसे किसी प्राचीन कथा की उंगलियां किसी भूली हुई किताब के पन्ने पलट रही हों। आर्यन और अन्वी जब उस पगडंडी पर चल रहे थे तो उनकी हंसी पेड़ों से टकराकर बार बार लौट रही थी, जैसे जंगल भी उनके साथ हंस रहा हो। कुछ देर के लिए वो पूरा जंगल उनका था, हर पत्ता, हर साया, हर चुप्पी, सब कुछ। पगडंडी जैसे उनसे परिचित हो, जो जानती हो कि वे कब थकेंगे, कहाँ रुकेंगे, और किस मोड़ पर उनकी बातों की दिशा बदल जाएगी। चलते चलते अन्वी ने पुराने पेड़ की छांव में रुककर जमीन पर बैठते हुए कहा, तुमने कभी सोचा है आर्यन कि ये जंगल हमें इतना क्यों खींचता है? आर्यन मुस्कुराया, लेकिन मौसम ने अपना रूप बदल रहा था। अचानक बादल उमड़े, एक अजीब सी नमी हवा में खुल गई, और सूरज ऐसे छुपा जैसे किसी डरावनी सच्चाई ने उसे ढंक लिया हो। आर्यन ने अन्वी से कहा कि अब लौट चलें, लेकिन तभी हवा में गूंजने लगी एक अजीब सी गुर्राहट, धीमी, गहराती हुई, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव दूर नहीं, बहुत पास खड़ा हो और उनकी हर सांस गिन रहा हो। पेड़ों के पीछे कुछ हिलता हुआ सा लगा, और फिर पेड़ तेजी से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य रफ्तार उनके बीच दौड़ रही हो। और फिर उस दौड़ में कुछ गिरा, कहीं दूर एक भारी चीज, कोई जानवर, कोई शव। आर्यन ने अन्वी का हाथ पकड़ा और कहा, रुको, मैं देखता हूं। लेकिन उससे पहले ही आकाश जैसे फट पड़ा, तेज बारिश की पहली बूंद उनके चेहरे पर गिरी, और अगले ही पल पूरा जंगल पानी की चादर में छिप गया। अन्वी चिल्लाई, भागो, तेज भागो। वे दोनों दौड़ने लगे झाड़ियों के बीच से, कीचड़ से होते हुए, हर मोड़ पर फिसलते, हर गिरती शाखा से बचते हुए, लेकिन बारिश अब उन पर नहीं, उनके भीतर गिर रही थी। और तभी वो पहली गुर्राहट सुनाई दी। कोई जानवर नहीं था वो, न कोई इंसान। वो आवाज जैसे जमीन के नीचे से आई हो, भारी, गहरी और बेहद जानी पहचानी, मगर डरावनी। आर्यन रुक गया। उसने पीछे देखा, पेड़ की छाल के पीछे कुछ हिल रहा था,
कुछ बहुत बड़ा। जंगल की शाखाओं के बीच जब वो भयानक गुर्राहट गूंजी थी, तब जैसे पूरी धरती एक क्षण के लिए सिहर गई थी। बूंदें जो पहले केवल बरस रही थीं, अब जैसे कांपते हुए गिरने लगी थीं। और हवा, वो अब हवा नहीं थी, बल्कि किसी अनदेखी आहट की सांस बन चुकी थी, जो उन दोनों के चारों ओर लिपटी जा रही थी। जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेरती जा रही हो, बिना छुए भी छूती हुई, बिन कहे भी सब कुछ कहती हुई। आर्यन और अन्वी अब भाग नहीं रहे थे, अब वो उस दिशा में खींचे चले जा रहे थे जहां से वह पहली परछाई उठी थी। वह परछाई जो किसी पेड़ की नहीं थी, किसी बादल की नहीं थी, वह किसी जानवर की भी नहीं लगती थी, क्योंकि वह हिलती नहीं थी, वो ठहरी रहती थी, फिर भी हर पल बदलती रहती थी। हर कदम के साथ उनकी सांसें तेज होती जा रही थीं और आंखें बार बार इधर उधर भाग रही थीं, किसी दरार से, किसी घने झुरमुट से, किसी गिरी हुई शाखा के पीछे से कुछ झांकता सा प्रतीत होता था, जैसे कोई खेल रहा हो डर का, आंख मिचौली का, या फिर शायद शिकार और शिकारी का। और तभी एक झलक, सिर्फ एक पल की बात थी, लेकिन उस एक पल में आर्यन की आंखें फटी रह गईं। एक गिरे हुए पेड़ के पीछे से किसी जानवर की देह चमकी थी, काले फरों से ढकी हुई, छाती चौड़ी और सिर के दोनों तरफ दो हल्के कटे हुए सींग। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी उसकी आंखें। वो आंखें लाल नहीं थीं, वो जल रही थीं, और उनकी लौ में कोई इंसानी याद, कोई टूटी हुई कसम, कोई बहुत पुराना गुस्सा जलता हुआ दिखता था। आर्यन ने अन्वी को अपनी ओर खींचते हुए फुसफुसाया, वो हमें देख रहा है। अन्वी कांप गई। क्या वो भेड़िया है? लेकिन आर्यन नहीं जानता था कि वह क्या है, क्योंकि जिस तरह वो परछाई हिलती थी, जिस तरह उसकी आंखें झपकती थीं, वो किसी भेड़िए की तरह नहीं थी। वो जिंदा तो था, पर कुछ और था, ऐसा कुछ जिसे जमीन ने जन्म नहीं दिया और जिसे आसमान ने कभी स्वीकार नहीं किया। फिर अचानक परछाई ने अपनी जगह बदली, एक हल्की सी छलांग, एक तेज सी सरसराहट, और वो अब बाईं ओर था। फिर एक और वो अब उनके सामने, हर बार पेड़ों के पीछे से, जैसे वो आर्यन और अन्वी के डर को पी रहा हो, जैसे डर उसकी भूख हो, और वो भूख अब और इंतजार नहीं कर पा रही। अन्वी अब खुलकर कांप रही थी। वापस चलो आर्यन, ये कोई आम जानवर नहीं है। आर्यन उसकी बात सुन चुका था, लेकिन उसके भीतर कुछ और हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उस परछाई की आंखें उसे पहचानती हैं, जैसे वो सिर्फ एक शिकार नहीं है, कोई मकसद है, कोई बदला है, कोई कहानी जो अधूरी रह गई थी। हवा अब एक झोंके में नहीं, टुकड़ों में आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, बहुत गहराई से, बहुत धीरे से। और उसी सांस के साथ उस परछाई की गंध भी घुल चुकी थी, गीले खून, गीली मिट्टी और पुराने जले हुए बालों की मिलीजुली गंध, जिससे पेड़ तक कांप उठे। और फिर एक टूटती हुई शाखा के साथ वो सामने आ गया, इतना पास कि आर्यन को उसके काले शरीर पर बने कटे हुए निशान दिखने लगे, जैसे किसी औरत के नाखूनों ने कभी उसे नोचा हो, जैसे किसी आग ने उसे अधूरा जला दिया हो। और उसकी गर्दन पर वही पैरों जितना बड़ा पंजा जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। अन्वी चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में ही रुक गई। आर्यन उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था, लेकिन अब उसके पैरों में जान नहीं थी। और तभी वो परछाई जमीन पर झुकी, गुर्राई और छलांग मारी, लेकिन झपट्टा आर्यन पर नहीं, अन्वी पर था। उस जानवर की छलांग इतनी तेज थी कि हवा भी चीरती हुई पीछे रह गई थी, और उस छलांग की दिशा कोई संयोग नहीं थी, कोई इत्तेफाक नहीं। वह सीधा उस औरत की ओर था जिसे उस जंगल ने नहीं चुना था, बल्कि जिसे कोई भूली हुई ताकत पहचानती थी, अन्वी, जिसकी आंखों में उस पल सिर्फ एक ही छवि थी, आर्यन की। आर्यन का हाथ अब भी अन्वी की हथेली में था, लेकिन उस झपट्टे के झटके से उनकी उंगलियां अलग हो गईं, जैसे दो धड़कनें जबरन फाड़ दी जाएं, जैसे किसी ने दिल के बीच एक दरार खींच दी हो। वो पल तेज नहीं था, बहुत धीमा था, इतना धीमा कि अन्वी की आंखें आर्यन की आंखों में ही अटक गईं, जैसे कह रही हूं, कुछ करो। मगर आवाज अब गले से नहीं निकलती थी। जानवर का भारी जिस्म अन्वी को उठाकर हवा में उछाल चुका था, और आर्यन, जो एक पल पहले खुद को उसका रक्षक समझ रहा था, अब जमीन पर गिरा पड़ा था, मुंह से खून टपकता, छाती फटी हुई, आंखें नम और शरीर लाचार। उसने देखी वो तस्वीर, बारिश में भीगी हुई, पेड़ों के बीच उलझी चीख, और उस भयानक जानवर की लाल आंखों में चमकती जीत।
अन्वी ने सिर्फ एक बार नाम पुकारा, आर्यन, और वो आवाज उस जंगल की नमी में कहीं घुल गई, इतनी गहराई में जहां से कोई वापस नहीं आता। जानवर उसे खींचता हुआ अंधेरे की ओर भाग गया। झाड़ियों की सरसराहट, टूटते पत्तों की चीख और दूर होती एक रूह की दस्तक, सब कुछ आर्यन की आंखों के सामने हो रहा था, मगर उसके शरीर में जैसे अब कोई जान नहीं बची थी। वो उठना चाहता था, मगर उसकी पसलियां जैसे चुभ रही थीं। उसके कंधे पर पंजों के निशान गहरे होकर मांस में धंस गए थे, और उसकी सांसें अब दर्द के साथ नहीं, एक अजीब सी सिहरन के साथ बाहर आ रही थी, जैसे उसके भीतर कुछ बदलने लगा हो, कुछ जो वो नहीं था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, बिजली चमकी, और आर्यन को दिखा खून से सना एक आंचल झाड़ियों के पास अटका हुआ था। वो उसी की ओर घिसटता हुआ बढ़ा, हंसे हुए, उसकी उंगलियां कांपती हुई, और जब उसने उस कपड़े को उठाया वो वही था, अन्वी का। वही रंग, वही गंध, वही स्पर्श, लेकिन उस गंध में अब जीवन नहीं था। आर्यन ने सिर झुका लिया। उसके भीतर की हर भावना जैसे बर्फ हो चुकी थी, और उसी बर्फ के नीचे कुछ जल रहा था। वो अकेला नहीं था, वो टूटा नहीं था, वो अब बदल रहा था। एक अजीब सी गड़गड़ाहट उसके कानों में गूंजने लगी थी, न आसमान से, न धरती से, बल्कि उसके अपने अंदर से। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। दिल धड़क रहा था, लेकिन लय बदली हुई थी, जैसे किसी और की धड़कन हो जो उसके जिस्म में बज रही हो। और फिर धीरे धीरे अंधेरा उसके चारों ओर नहीं, उसके भीतर उतरने लगा। वो न तो रो पा रहा था, न चीख पा रहा था। बस एक क्षण के लिए उसके मन में आया कि शायद अब लौट जाना चाहिए। लेकिन जो लौटते हैं, क्या वो सच में लौट पाते हैं? उसे नहीं पता था कि इस जंगल से बाहर कोई रास्ता है या नहीं, या फिर ये जंगल अब उसके भीतर ही बस गया है। वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए खून में भीगा, आंखों में आंधी लिए गांव की ओर बढ़ने लगा, जहां उसे उम्मीद थी कि शायद कोई हो जो पूछे, क्या हुआ? अन्वी कहाँ है? तू क्यों इतना टूटा हुआ लग रहा है? लेकिन उसे क्या पता था कि अब वो गांव भी वैसा नहीं रहा। बारिश की बूंदें किसी भूले हुए इम्तिहान की तरह लगातार उसके चेहरे पर गिर रही थी, मानो आसमान खुद भी जानता हो कि आज की रात न कोई सिरा छोड़ेगी, न कोई सवाल अधूरा रहेगा। आर्यन की सांसें बेतहाशा भाग रही थीं, जैसे कोई अदृश्य डर उसके पीछे दौड़ रहा हो, कोई ऐसी परछाई जो उसके भीतर उतर चुकी हो, और अब वो खुद नहीं जानता था कि वो जंगल से बाहर भाग रहा है या अपने आप से। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, अन्वी की चीख, उसका छूटता हाथ, उस जानवर की लाल आंखें, और वो झपट्टा जो सब कुछ छीन ले गया था। हर कदम पर उसका शरीर लहूलुहान था, कपड़े फटे हुए थे और सांसें कांप रही थीं। लेकिन वो रुका नहीं, बस भागता रहा। उस भारी बरसात के बीच जैसे पूरी धरती को उसने पीछे छोड़ दिया हो, जैसे वो सिर्फ एक नाम को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, अन्वी। और फिर अचानक पेड़ों की झुरमुट के उस पार पहली बार उसे दिखा अपने गांव की धुंधली रेखा। वो टूटी दीवारें, वो पुरानी लोहे की घंटी जो मंदिर के आगे लटकती थी, और वो वही मिट्टी की महक, मगर उस महक में अब कोई अपनापन नहीं था। अब उसमें सिर्फ सड़न थी, डर था और सन्नाटा। गांव के पहले ही मोड़ पर उसने देखा सब दरवाजे बंद थे। छोटे छोटे किवाड़ जो हमेशा खुले रहते थे अब दीवारों में गुम थे। छतों से पानी टपक रहा था, मगर गलियों में कोई नहीं था। न कोई बच्चा दौड़ता दिखा, न कोई बूढ़ा दुआ करता, और सबसे डरावनी बात, एक भी आवाज नहीं आ रही थी। आर्यन की छाती भारी हो रही थी। उसके भीतर कुछ कांपता था, जैसे कोई जानता हो कि अब यह गांव वैसा नहीं रहा। वो एक दरवाजे के पास गया। उस घर में वो बचपन में खेला करता था, जहां से हमेशा रोटियों की खुशबू आती थी। आज वहां सिर्फ सड़ी मिट्टी की बदबू थी। उसने धीरे से पुकारा, कोई है? चाचा, चाची? कोई जवाब नहीं आया। और तभी उसने अंदर से कुछ आवाजें सुनी, फुसफुसाहटें, जैसे कोई पूछ रहा हो, जानवर चला गया क्या? वो भेड़िया था ना, जिसने पिछली बार रामू के बाप को। आर्यन की सांस अटक गई। उसने धीरे से आवाज दी, मैं हूं आर्यन, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर एकदम खामोशी छा गई, जैसे उसकी आवाज सुनकर ही लोग पत्थर बन गए हों। बारिश अब भी गिर रही थी, और वो दरवाजे पर उसी उम्मीद से खड़ा था
जैसे किसी मरे हुए को फिर से देखने की जिद। फिर कुछ देर बाद दरवाजा चूं चूं करता खुला। एक कांपती हुई आंख बाहर झांकी, और वो आंख किसी बूढ़े आदमी की थी। वही पुराना चाचा जिसकी गोदी में बैठकर आर्यन ने कहानियां सुनी थी, जिनके हाथों से उसने सर पर प्यार पाया था। वो चुपचाप कुछ देर तक आर्यन को देखता रहा, उसकी हालत, उसका खून, उसके कांपते होंठ, और फिर दरवाजा पूरी तरह खोलकर उसे अंदर बुला लिया। भीतर जैसे एक अलग ही दुनिया थी। कमरे में घुप अंधेरा, चूल्हा बुझा हुआ, बच्चे कोने में सिमटे हुए, और औरतें खिड़की पर पर्दे गिराए बैठी थीं, जैसे सब किसी तूफान के बीत जाने का इंतजार कर रहे थे। और उस तूफान का नाम अब शायद आर्यन भी बन चुका था। चाचा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो आया था वहां? आर्यन की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने सिर्फ इतना कहा, उसने अन्वी को ले लिया। कमरे में एकदम सन्नाटा फैल गया। किसी और ने कुछ नहीं कहा, ना कोई सांत्वना, ना कोई प्रतिक्रिया। बस सबने अपनी आंखें झुका ली, क्योंकि हर कोई जानता था, जो उस जानवर के साथ गया वो लौटता नहीं। आर्यन फर्श पर बैठ गया। उसकी सांसें फिर से कांपने लगी थीं। चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू बच गया बेटा, बाकी तो कोई नहीं बचा। और फिर उन्होंने एक के बाद एक नाम गिनाना शुरू किया, जिन्हें वो जानवर ले गया था। रातों में चुपचाप, बिना किसी चीख के। बाहर बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी, और भीतर, आर्यन के भीतर, अब एक और तूफान उठ रहा था। क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ दुहक नहीं था, अब वहां गुस्सा भी था, और इंतजार एक और रात का, जब वो वापस जाएगा उसी जंगल में जहां उसकी आत्मा अटकी हुई थी, और शायद अन्वी की भी। कई बार इंसान की आत्मा जब टूट जाती है तो वो मरता नहीं, वो भटकता है, उसी जगह पर लौटता है जहां वो आखिरी बार जिंदा था। और आर्यन के लिए वो जगह सिर्फ एक थी, जंगल। वो रात जब गांव के चाचा ने उसे अपने घर में पनाह दी थी, तब भी वो केवल पनाह नहीं थी, वो एक जाल था जिसमें उसका शरीर तो आराम कर रहा था, मगर उसका मन, उसकी आत्मा, वो अब भी उसी चीख के पीछे दौड़ रही थी, उस एक आवाज के पीछे जो अन्वी ने जाते वक्त पुकारी थी। आर्यन, चाचा सुबह सुबह उसके लिए गर्म पानी और रोटी लाए। बेटा तू थक गया है, एक दिन और रुक जा, फिर चलना, जंगल कोई भागा नहीं जा रहा। आर्यन ने उनकी आंखों में देखा। वहां डर था, मगर उसके भीतर अब डर की कोई जगह नहीं बची थी। वहां अब कुछ और था, एक अजीब सी खींच, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे फिर खींच रहा हो, वहीं उसी दिशा में जहां से वो टूटा था। उसने खाना नहीं खाया, चुपचाप उठा। अन्वी का आंचल जो अब सूख चुका था, वो अपनी कमर में बांध लिया, और बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर चल पड़ा। गांव की गलियों में अब भी सन्नाटा था, लेकिन उसे पता था, अब वो सिर्फ इंसानों की दुनिया से नहीं गुजर रहा। अब उसकी चाल में कुछ और है। उसके कदम जमीन को दबाते नहीं, बल्कि सुनते हैं। हर पत्ता, हर शाख, हर फुसफुसाहट जैसे उससे कुछ कह रही थी। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़ता गया, हवा और भारी होती गई। नमी अब उसके फेफड़ों में समा रही थी, और हर पेड़ की छाल पर उसे कुछ दिखता था, नीचे से खरोंच के निशान, जैसे किसी ने पंजों से मिट्टी और लकड़ी चीर डाली हो। उसे अब नींद नहीं लगती थी, भूख नहीं लगती थी। उसका जिस्म अब भी टूटा हुआ था, लेकिन चल रहा था, जैसे किसी दूसरी ताकत से। वो जगह जहां अन्वी को खींचा गया था, वो अब भी वैसी ही थी। झाड़ियों में अब भी उसका आंचल का एक कोना अटका था, लेकिन अब वहां कोई गंध नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कुछ बहुत पुराना अब भी वहीं दबा हुआ है। आर्यन ने अपना हाथ जमीन पर रखा, और उसे लगा जैसे जमीन ने धड़कन ली हो। उसके हाथों में चुभन हुई। एक पल के लिए उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे कोई परछाई फिर से जाग गई हो। वो कांप गया। क्या ये वही जगह है जहां सब शुरू हुआ, या फिर जहां सब खत्म होगा? उसने पास की एक पुरानी चट्टान पर ध्यान दिया। वहां कुछ खुदा हुआ था, संस्कृत के शब्द, शायद किसी पुराने अभिशाप के। जो उसे छुएगा, उसका लहू अब उसका नहीं रहेगा। उसका शरीर फिर से जन्म लेगा, मगर आत्मा वो अधूरी ही भटकेगी। आर्यन ने उस शिलालेख को पढ़ा नहीं, उसे समझ में खुद आया, क्योंकि अब उसकी नसों में कोई और भाषा बह रही थी। रात फिर से उतरने लगी, और इस बार जंगल शांत नहीं था।
कहीं दूर से फिर वही गुर्राहट आई, लेकिन अब वो डराने वाली नहीं थी। वो जैसे किसी पुराने रिश्ते की पुकार थी। आर्यन खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब चौकन्नी थी। उसके भीतर अब सिर्फ प्यार नहीं था, अब गुस्सा भी था और शाप भी। कहीं दूर से एक औरत की धीमी सी सिसकी आई, किसी पेड़ के पीछे से, बहुत पास। आर्यन, उसने बिना कुछ सोचे उस ओर दौड़ लगा दी। टहनियां उसकी बाहों को चीरती रहीं, कांटे उसके पैर फाड़ते रहे, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब उसका शरीर उसका नहीं था। अब उसका वजूद दो दुनियाओं के बीच फंसा था। और तभी एक बूढ़ा साधु सामने खड़ा दिखा। न जमीन से आया, न हवा से, बस जैसे समय के बीच से निकलकर खड़ा हो गया। तू खोज नहीं रहा, तू बदल रहा है, उसने धीमे से कहा। आर्यन हांफता हुआ रुक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? बूढ़ा मुस्कुराया। जिसने तुझ पर झपट्टा मारा वो भी कभी तू ही था। अब तू उसका उत्तर है और वो तेरा अंत। बूढ़ा साधु अब भी वैसा ही खड़ा था, जैसे वक्त की कोई दरार हो जो न आगे बढ़ती है न पीछे लौटती है, बस खड़ी रहती है इंतजार में कि कब कोई उस दरार में झांक ले और अपना चेहरा पहचान ले। आर्यन हांफता हुआ खड़ा था। उसके शरीर में अब भी अन्वी की पुकार गूंज रही थी, मगर उस आवाज के पीछे अब कोई और भी बोल रहा था। कोई जो उसकी नसों में चल रहा था, उसकी सांसों में खून की गर्मी घोल रहा था, और जो चुपचाप उसकी पहचान को निगलता जा रहा था। कौन हो तुम? आर्यन ने सवाल किया, लेकिन उसकी आवाज में अब वो इंसान वाली कांप नहीं रही। उसका स्वर भारी था, सांसें गहरी, और आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। बूढ़ा मुस्कुराया। मैं वो हूं जिसे तेरा पूर्वज छोड़ आया था, अधूरा, जिसकी कहानी अधूरी रह गई थी, और अब वो कहानी तुझसे पूरी होगी। आर्यन का माथा जैसे खुद ब खुद पसीने से भीगने लगा, पर वो बारिश नहीं थी, वो शरीर का अंदरूनी ताप था, जैसे उस भीतर किसी और का लहू उबल रहा हो। तू जानता है ना, बूढ़ा धीरे धीरे पास आया, जिस रात तूने उस जानवर की आंखों में देखा था, तूने अपने ही अतीत को देखा था। उसने तुझ पर झपट्टा नहीं मारा, उसने तुझे चुना था। क्यों? आर्यन का सवाल अब भी वैसा ही मासूम था जैसा वो था जब अन्वी की हथेली थामे घूमने निकला था, मगर उत्तर मासूम नहीं था। बूढ़ा झुका, मिट्टी से कुछ उठाया, एक काले धागे में बंधा नाखून, और बोला, जिसने काटा वो शापित था, और जो कटा वो अब उत्तराधिकारी है। अब तू भी शापित है आर्यन। अब तेरे भीतर भी वही खून दौड़ रहा है, जो खून इंसानों की भूख से नहीं, उनकी चीख से तृप्त होता है। आर्यन की आंखों में जैसे कोई चीख गूंजी। उसने अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियां अब भी वैसी ही थीं, मगर नाखून थोड़े लंबे, और उनकी जड़ें गहरी काली। वो लड़खड़ा गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अन्वी को ढूंढने आया हूं। बूढ़ा शांत था। अन्वी अब तुझसे नहीं छिप रही, अब वो तुझसे डर रही है, क्योंकि अब तू वही बन रहा है जिससे वो भागी थी। आर्यन ने चीखना चाहा, लेकिन उससे पहले एक दर्द उठा पीठ में, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ को तोड़ दिया हो, और उस दर्द के साथ उसका शरीर जमीन पर गिरा। दांत भींचे, आंखें लाल, सांसें जलती हुई। उसका सिर जमीन से टकराया, और उस टकराहट में उसे कुछ दिखा। अन्वी एक गुफा में बैठी हुई, डरी हुई लेकिन जिंदा। उसके होंठ कांप रहे थे, और वो किसी अंधेरे में किसी औरत से बातें कर रही थी। वो मुझे ढूंढ रहा होगा, पर अब वो वैसा नहीं रहा। वो अब धीरे धीरे उस जानवर जैसा बन रहा है जिसने हमें तोड़ा था। आर्यन की आंखें खुल गईं। उसने जोर से सांस ली, जैसे डूबते हुए पानी से बाहर आया हो। उसकी छाती हिल रही थी, और उसके होंठों से पहली बार गुर्राहट निकली। कोई भी जानवर पास नहीं था, फिर भी उसकी आंखें पत्तियों के पीछे घूर रही थीं। उसकी पीठ अब पहले जैसी सीधी नहीं थी, उसमें हल्का सा उभार आ गया था। उसके कान जरा लंबे और नुकील महसूस हुए, और सबसे डरावनी बात, उसे अच्छा लग रहा था। वो उठा, बिना बूढ़े की ओर देखे। उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें एक अनचाही शक्ति, एक अधूरी प्यास और एक खामोश गुस्सा था।
बूढ़ा मुस्कुराया। अब तेरा रास्ता तुझसे नहीं, तेरे भीतर से निकलेगा। और जब अगली बार तू अन्वी से मिलेगा तो या तो तू उसे बचाएगा या उसे भी बदल देगा। आर्यन अब कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ जंगल की ओर मुड़ा। और हवा अब उसके पीछे नहीं चल रही थी, अब वो उसे रास्ता दे रही थी। जब कोई इंसान धीरे धीरे अपना वजूद खोने लगता है तो सबसे पहले उसकी आंखें बदलती हैं, क्योंकि जो कुछ भी वो देखता है वो अब अपनी नजरों से नहीं, भूख की नजरों से देखता है। आर्यन अब वही देख रहा था, पेड़, पत्ते, शाखाएं और उनके बीच छिपे हुए छोटे जीव। हर हिलती चीज उसकी धड़कनों से नहीं, उसके पंजों की गिनती से जोड़ दी गई थी। गर्मी अब उसके शरीर से नहीं, उसकी सांसों से निकल रही थी। सांसें जो अब सिर्फ हवा खींचने के लिए नहीं थी, अब वो किसी गंध को पहचानने लगी थी। उसने अपनी उंगलियां फैलाकर देखा। नाखून अब पूरी तरह नुकीले नहीं थे, मगर आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। हर बार जब वो मुट्ठी बांधता, उसकी हथेली खुद को चीर देती, मगर दर्द अब दर्द जैसा नहीं लगता था, जैसे शरीर उस वेदना का आदी हो चुका हो, या शायद उसका नहीं रहा हो। दोपहर बीत चुकी थी, जंगल की पत्तियां अब ठंडी थीं, मगर उसके भीतर एक आग जल रही थी, किसी को ढूंढने की या शायद किसी को नोच डालने की। एक झाड़ी से सरसराहट हुई। कोई खरगोश था या कोई और जानवर या कोई इंसान। उसने बिना सोचे दौड़ लगा दी। कदम नहीं चले, अब वो छलांगें थीं, घुटनों तक कीचड़, पत्तियों पर फिसलती एड़ियां, मगर शरीर किसी शिकारी की तरह संतुलित, जिसे गिरना आता ही नहीं। और तभी बुसानी, उसने किसी इंसान की सांसें सुनी, बहुत पास, बहुत डरावनी। कौन है वहां? कांपती आवाज थी, गांव का ही एक लकड़हारा जो रात के लिए लकड़ियां काटने आया था। आर्यन ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन उस पल उसके भीतर का जानवर तेजी से जाग उठा। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, पर अब उसमें इंसान की पहचान नहीं थी। वो अब सिर्फ घूरता नहीं था, वो नापता था। कितना समय लगेगा छलांग लगाने में, कितनी सांसों में दम तोड़ा जा सकता है। उसने झपट्टा मारा, लकड़हारा गिरा, चीखा। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, मगर आर्यन को फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में अब वही गुर्राहट उतर आई थी जो उसने उस दिन भेड़िए की आंखों में देखी थी। उसने लकड़हारे को जमीन पर गिरा लिया, गर्दन के पास अपनी उंगलियां टिका दी और उसकी सांसें गिनने लगा। 1, 2, 3। फिर अचानक आर्यन, किसी और की आवाज, बहुत दूर से, बहुत जानी पहचानी, बहुत डरी हुई। उसने सिर उठाया। पेड़ों के पार किसी चट्टान पर खड़ी थी अन्वी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा गंदगी से सना, पर आंखों में वही चमक थी जो आर्यन को आर्यन बनाए रखती थी। आर्यन, क्या कर रहे हो तुम? ये तुम नहीं हो, तुम नहीं। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसके भीतर की 2 आवाजें टकरा रही थी। एक कहती थी, खत्म कर दे। दूसरी चीख रही थी, अन्वी देख रही है। उसने लकड़हारे की गर्दन से हाथ हटा लिया और जमीन पर बैठ गया। एक बार फिर उसे अपने ही भीतर डर लगने लगा था। अन्वी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो चीखी नहीं, डरी नहीं। बस उसके पास बैठकर उसका माथा अपने घुटनों पर रख लिया। मुझे पता था तुम अब भी वही हो, तुम अब भी मेरे आर्यन हो। आर्यन की आंखों से आंसू नहीं निकले, मगर उसकी सांसों में एक टूटा हुआ बेजान सा शुक्रिया छिपा था। शाम के उस आखिरी उजाले में जब सूरज जंगल के पीछे सरकने लगा था, तो ऐसा लगा जैसे पूरी धरती एक गहरे डर से कांप गई हो, जैसे किसी पुरानी कहानी का अंत फिर से शुरू होने वाला हो। क्योंकि जहां आर्यन बैठा था, वहीं उस धरती के नीचे एक और भेड़िया जाग चुका था। अन्वी अब उसके सामने थी, कमजोर मगर दृढ़। उसकी आंखों में आर्यन को अब भी वही दिखा जो उसने पहली बार महसूस किया था, एक भरोसा जो अब टूटने ही वाला था, या शायद सब कुछ जोड़ने वाला। तुम्हें उस जगह चलना होगा जो हुआ था, अन्वी ने धीरे से कहा। जहां उस जानवर ने तुम्हें काटा था, वहीं तुम्हारा आखिरी फैसला होगा। आर्यन कुछ नहीं बोला, वो बस खड़ा हुआ और चल पड़ा, एक बार फिर उसी राह पर जिसने उसका सब कुछ बदल दिया था।
उन दोनों के कदमों की आवाज के साथ पेड़ भी झुकने लगे थे, जैसे इस बार वो डर से नहीं, इज्जत से झुक रहे हों। और जब वो वहां पहुंचे जहां पहली बार अन्वी की चीख गूंजी थी, जहां पहली बार आर्यन की आत्मा फटी थी, वहीं खड़ा था वो भेड़िया। वो जानवर अब पहले जैसा नहीं था। उसके शरीर पर नए जख्म थे, मगर उसकी आंखों में एक बीता हुआ इतिहास अब और भी गहरा हो चुका था। वो गुर्राया, मगर अब वो आवाज डराने के लिए नहीं थी, वो चुनौती थी, एक आखिरी लड़ाई की। आर्यन ने अन्वी की ओर देखा, फिर अपने हाथों की ओर। नाखून अब पूरी तरह पंजे बन चुके थे। उसके जिस्म पर खून नहीं था, लेकिन उसकी सांसों में युद्ध था। अब या तो मैं तुम्हें हराकर अपनी इंसानियत बचाऊंगा, उसने खुद से कहा, तुम्हारे जैसे बनकर हमेशा के लिए खो जाऊंगा। वो भेड़िया झपटा, आर्यन भी। दोनों की टक्कर से जमीन कांप उठी, पेड़ हिलने लगे, जमीन पर पत्तियां बिखरने लगी और आसमान में जैसे बिजली कड़कने लगी। पहला बार आर्यन की पीठ को चीर गया, दूसरा बार भेड़िए की आंख पर सीधा लगा। दोनों की सांसें अब चीख बन चुकी थीं और उनका युद्ध अब सिर्फ जान बचाने का नहीं था, अब ये अपने वजूद को वापस पाने का युद्ध था। एक पल ऐसा आया जब आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। भेड़िया उसके ऊपर सवार था, उसका जबड़ा आर्यन की गर्दन के करीब। लेकिन तभी अन्वी चिल्लाई, आर्यन, वो तुम नहीं हो, तुम इस शाप के उत्तराधिकारी हो, लेकिन उसके गुलाम नहीं। उस चीख ने जैसे कुछ तोड़ दिया। आर्यन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके भीतर की आंच जाग चुकी थी। उसने पूरा जोर लगाकर भेड़िए को पीछे धकेला, खड़ा हुआ और अपने पंजे, जो अब इंसानी उंगलियों में बदलने लगे थे, उस भेड़िए की छाती में घुसेड़ दिया। भेड़िया चीखा, एक इंसानी चीख जो आर्यन को समझ आई। मैं कभी मुक्त नहीं हुआ, मुझे कभी माफी नहीं मिली। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं तुम्हें वो माफी देता हूं ताकि मैं खुद को माफ कर सकूं। भेड़िए की सांसें धीमी हुई और उसकी आंखें बुझ गईं। उसका शरीर जमीन पर गिरा और कुछ ही पलों में वो राख में बदल गया। आर्यन घुटनों पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, पर उसकी आत्मा शांत। अन्वी उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम वापस आ सकते हो। उसने सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, न क्लॉज थे न लाल आंखें। अब वो वापस आर्यन था, एक टूटे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक बचे हुए योद्धा की तरह। और उस जंगल में जहां शाप ने उसकी कहानी लिखी थी, वहीं आर्यन और अन्वी एक साथ लौटे, बिना शिकार बने, बिना शिकारी रहे। कुछ महीने बाद गांव में फिर से रौनक है। आर्यन और अन्वी अब खेतों में काम करते हैं। गांव वाले अब डरते नहीं, क्योंकि जंगल ने अब मौन धारण कर लिया है। लेकिन कभी कभी जब आर्यन अकेले बैठता है और हवा बहुत तेज चलती है, तो उसकी उंगलियां थोड़ी लंबी हो जाती हैं और आंखों में हल्की सी चमक, क्योंकि शाप मिटता नहीं, बस सो जाता है। तो साथियों, ये थी शापित बंधन की पूरी कहानी, एक इंसान की, एक प्रेम की और एक शाप की जो पीढ़ियों से पीछा करता आया। क्या आर्यन ने वाकई उस शाप को तोड़ दिया, या फिर जंगल की खामोशी किसी अगली कहानी की तैयारी है? अगर यह दास्तान आपकी रूह तक पहुंची हो तो द स्केयर टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर रात लाते हैं वो कहानियां जो नींद नहीं, साया बनकर आपके साथ रहती हैं। मिलते हैं अगली डरावनी मुलाकात में। तब तक अंधेरे से बचिए, लेकिन आंखें बंद मत कीजिए।